हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन जो ये इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। किस तरह जो है लार्ज इंटेस्टाइन का हमने फंक्शन पढ़ा था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ये सारे जो एंजाइम्स हैं कौन सा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है किस चीज़ से, तो ये सब हमने जो है डिस्कस कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है हमें पढ़ना है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो हार्मोन जो है, हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, कौन कौन सा हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, ये डाइजेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन्स जो है एक्ट करते हैं, तो हमें कैसे जो है कौन कौन से होते हैं, तो हमें वो सब जो आज पढ़ना है। किस तरह से न्यूरल सिस्टम आपका जो कंट्रोल करता है डाइजेशन को, ये सब हमने पढ़ना है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे जो है देखने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट जो है दिखाना चाहूँगा, तो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो, तो आप जो है उसको जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो इतना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है, बट आप जो एक बार फ्लो चार्ट को उसको देखेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार उस पर चलते हैं। तो एक बार आप जो है इस डायग्राम को देखिए। अब इसके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, बट अब आपको समझ आ जाएगा, मैं समझाऊंगा। तो इसमें जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि इसमें क्या दिखाया हुआ है मैंने, एक तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक बार बताता हूँ। ये तो मैंने बनाया यहाँ पे ईसोफेगस है, यहाँ से ईसोफेगस आ रहा है, यहाँ पे किसमें ओपन हो रहा है, स्टमक में, स्टमक बनाया हुआ है, यहाँ पे स्टमक हो गया। और ये कौन सा पार्ट है, पहला पोर्शन ड्यूडिनम हमने पढ़ा था, याद कीजिए। सबसे पहला पोर्शन कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम हो गया। और यहाँ पे ये जो है इस तरह से जो है पेनक्रियास जो है पाया जाता है आपको ड्यूडिनम के पास, जो है बिल्कुल ही इसके जो है अटैच होता है, इसे यहीं पे जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका मैंने बनाया हुआ है, तो एक बार देखते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो हार्मोन कंट्रोल के लिए अलग अलग जो है हार्मोन जो है निकल जो है होते हैं। इसमें जो स्टमक में जो होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। किसे क्या कहते हैं, उसे हम गैस्ट्रिन। मैंने हाईलाइट भी किया है, जो भी हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसी को हम जो है यहाँ पे किया हुआ दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो इसको हम ये एंट्रोकाइनोस को जो है हम जो है जीआईपी भी कहते हैं। तो क्यों, ये आगे हम देखेंगे। तो ये चार जो है हार्मोन जो आपके एक्ट करते हैं, हमें जो है यही पढ़ने हैं, चार करते हैं। तो इसमें जो स्टमक में जो होता है, एक्ट करता है, जो हार्मोन होता है इसमें, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये जो है जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारा, उसका जो प्रोडक्शन को जो है बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी को जो है इंक्रीज कर देता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस जो है ज़्यादा जो है निकलता है। किसका प्रोडक्शन करता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आपको नाम से ही पता चल जाएगा, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक, तो इस तरह से याद भी रख सकते हैं आप। गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक जूस को जो है सिक्रीट करता है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये जो हार्मोन, ये वाला गैस्ट्रिन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जो है पेनक्रियाज से जो है, पेनक्रियाज नहीं जो है से जो फर्स्ट पोर्शन आपका ड्यूडिनम, यहाँ पे जो है रिलीज होता है यहाँ से। और ये क्या किस पे एक्ट करता है, ये जो है सबसे पहले जो है पेनक्रियाज पे जो है एक्ट करता है। किस पे करता है, पेनक्रियाज पे जो है एक्ट करता है। क्या करता है, प्रमोट्स द रिलीज ऑफ HCO3 बाइकार्बोनेट इन पेनक्रियाटिक जूस। जो हमने बाइकार्बोनेट पढ़ा था, तो ये पेनक्रियाटिक जूस में जो है बाइकार्बोनेट को निकलवाने का जो है काम करता है। कौन, सिक्रेटिन। ये जो है सेकंड हार्मोन हो गया। क्या करता है सिक्रेटिन, प्रमोट द रिलीज ऑफ HCO3 इन पेनक्रियाटिक जूस। ये आप जो है बना लीजिएगा अच्छी तरह से इस डायग्राम को, मैं आपको भी जो है फुल इमेज दिखा दूंगा एक बार समझाने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर वाला, एंटीरोकाइनेज। इसके अलावा जो आपको सिक्रेटिन है, एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। सिक्रेटिन आपका जो है इस पे तो एक्ट करेगा ही, पेनक्रियाज में क्या करेगा, ये जो है HCO3 माइनस का मतलब बाइकार्बोनेट आयन का जो है रिलीज तो करेगा। इसे जो है प्रोमोट द रिलीज, मतलब इसे जो है रिलीज करने के लिए कहेगा कि HCO3 माइनस जो है रिलीज करो। इसका एक और जो है इस चीज पे एक्ट करता है, किस पे, स्टमक पे भी जो है एक्ट करता है ये वाला सिक्रेटिन हार्मोन। किस पे, एक पेनक्रियाज हो गया, एक स्टमक हो गया, दोनों पे, इसलिए मैंने एरो जो है लगाए हुए हैं, दोनों पे करता है। इसमें क्या करता है, पेनक्रियाज में बाइकार्बोनेट आयन को जो है रिलीज करने के लिए कहता है उसे। और इसमें क्या करता है, स्टमक में एक्ट्स लाइक GIP टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिंथेसिस। ये GIP जो एंटेरोकाइनेज, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी तरह एक्ट करता है। इसकी तरह कैसे एक्ट करता है, ये जो इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक जूस को निकालने के लिए, जो कहता है कि इसे बंद करो भी, अब तुम्हें गैस्ट्रिक जूस और नहीं निकालना। मान लीजिए आपका स्टमक से जो फूड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ड्यूडिनम में, तो वो कहेगा कि आप जो है स्टमक से खाना आ चुका है, अब जो है निकालना बंद करो आप अपना गैस्ट्रिक जूस, तो इसे बंद करा देगा ये सिक्रेटिन। अब एक बार एंटेरोकाइनेज पढ़ लेते हैं। एंटेरोकाइनेज में क्या होगा और ये कहाँ कहाँ पे रिलीज होगा, तो देखते हैं। एंटेरोकाइनेज जो है ये भी जो है स्टमक पे जो एक्ट करेगा, ये वाला जो एंटेरोकाइनेज आपका, ये भी जो स्टमक पे जो आपका एक्ट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसे। एंटेरोकाइनेज ये किस पे एक्ट करेगा, ये भी किस पे करेगा, स्टमक पे जो है एक्ट करेगा। तो ये इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस मोबिलिटी एंड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये जो है गैस्ट्रिक मोबिलिटी को जो है बिल्कुल जो है
बंद कर देगा, ये भी गैस्ट्रिक मोबिलिटी को ये इनिबिट कर देगा। GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ये जो है इनिबिट कर देगा, इसलिए हम इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, इसे हम GIP के नाम से भी जानते हैं। इन हार्मोन्स के बारे में आगे डिटेल में हम चैप्टर नंबर 22 में भी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जो टेंशन मत लीजिएगा, बट यहाँ पे आपको इस चैप्टर में के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ने अच्छी तरह से, तो इनको जरूर कीजिएगा। आगे जो है चैप्टर नंबर 22 में भी आपका जो है आएगा आगे, तो ज़रूर कीजिएगा इसको भी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है, तो ये हमने सिक्रेटिन पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये वाला भी पढ़ लिया गैस्ट्रिन और एंट्रोकाइनेज। अब ये लास्ट हमारा रह गया, तो आई होप आपको ये समझ आएगा। गैस्ट्रिन जो है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, लेकिन सिक्रेटिन आपका जो है HCO3- पैनक्रियाटिक जूस में HCO3- का जो है रिलीज करने में हेल्प करेगा, उसे कहेगा रिलीज करो। और जो एंट्रोकाइनेज भी क्या करेगा, और इसमें क्या करेगा, ये स्टमक में जो इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस को, और एंट्रोकाइनेज भी इनिबिट करेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि हमारा लास्ट है, जो भी किस पे एक्ट करेगा, लीवर पे। हमारा कौन सा है, लास्ट वाला है CCK-PZ, मतलब क्या हो गया, कॉलीसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, कॉलीसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। तो ये क्या करेगा, इसका नाम जो है जरूर याद रखिएगा। हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है उसे रिलीज करने में जो है हेल्प करेगा ये वाला हार्मोन आपका पेनक्रियाटिक जूस में। मैंने एरो करके भी आपको दिखाया हुआ है, देखिए सबसे पहले वाला ये वाला पेनक्रियाज पे मैंने करके दिखाया है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो है हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस में हेल्प करेगा। उसके बाद ये जो आपका ये वाला CCK-PZ है, ये वाला किस पे एक्ट करेगा, ये जो है इस पे भी एक्ट करेगा, जो आपका यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बन पाया, बट इसे हम कहेंगे जो गॉल ब्लैडर, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। तो ये रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये किस में भी हेल्प करेगा, ये जो है बाइल जो है निकालने में गॉल ब्लैडर से, इससे भी जो है हेल्प करेगा, कहेगा कि तुम बाइल निकालो, फूड आ गया है इसमें भी। तो हमने एक छोड़ दिया है सिक्रेटिन, जो है इस पे तो एक्ट करेगा सिक्रेटिन, एक तो पेनक्रियास पे, एक स्टमक पे, और ये सिक्रेटिन जो इस पे भी एक्ट करेगा, किस पे, लीवर पे। क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, ये कहेगा कि तुम बाइल जूस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि लीवर में हमने पढ़ा था, लीवर में जो है बाइल जूस बनता है और जो गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। तो ये क्या करेगा सिक्रेटिन, इसको कहेगा कि तुम जो है बाइल जूस बनाओ, इसे जो है बाइल जूस सिंथेसिस करो। तो आई होप आपको ये हार्मोन जो है क्लियर हुआ होगा। अब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक लाइन क्लिस्टर क्लियर जो है हो जाएगी एनसीईआरटी से। तो एक बार देख लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैंने इसको ऐसे छोटा कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा, और इस तरह से आप जो है बना के रखेंगे तो आपको जो है याद भी रहेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं, चलिए वापस जो है एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल मतलब जो ब्रेन के कंट्रोल के अंडर, एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। तो हम जो हार्मोनल कंट्रोल में जो है होते हैं, तो हार्मोन जो है कई सारे रिलीज होते हैं, मैंने आपको भी पढ़ा है, गैस्ट्रिन पढ़ा हमने, सिक्रेटिन भी पढ़ा हमने, CCK-PZ भी पढ़ा हमने, कॉलीसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, और हमने एंड्रोकाइनेज भी पढ़ा, कॉलीसिस्टोकाइनिन, ये सब हमने जो है पढ़ा। तो आगे देखते हैं। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन ऑरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अब जो आपका साइट, जो आपका जो है आप देखते हैं फूड को देखते हैं, साइट मतलब इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि आप फूड को देखते हैं, उसे जो स्मेल करते हैं, या फिर फूड आपके आसपास होता है और तो आप उसे स्मेल कर सकते हैं। आपको जो है ऑरल कैविटी में आपको स्मेल आ जाती है, नेजल पैसेज मतलब नाक से आपको जो है स्मेल आ जाती है फूड की, तो आपका मन करता है कि आप जो है फूड जो है खा ले। तो आपका क्या होगा, जो आपका सलाइवा है, जो आपका मुंह में जो सलाइवा है वो जो है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से आपका मन करेगा खाना खाने का। तो ये जो है ये लाइन कहना चाहती है। तो आपके सामने फूड होगा, फिर खुशबू आएगी आपको, तो आपका मन करेगा, क्योंकि सलाइवा जो है ज़्यादा मात्रा में फिर रिलीज होगा ओरल कैविटी में, मतलब माउथ में। तो आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो वो हार्मोन जो है याद रखते चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, एनसीईआरटी भी समझ आ जाएगी। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशंस आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरो सिग्नल्स। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रेशंस भी जो है कई होती हैं, हमने अभी भी पढ़ा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। अलग अलग टाइप की मस्कुलर एक्टिविटीज भी हमने पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, स्टमक में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगी हमने पढ़ा था। यहाँ पे स्टमक में ऐसे फूड इधर जाएगा, एक बार आपका फूड जो है एक बार जो स्टमक में इधर जाएगा, एक बार इधर, मतलब इस तरह से मिक्सिंग जो अच्छी तरह से होती रहेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने पढ़ा था ऐसे ही होगा, सॉरी इधर DNA बन गया, तो ऐसे ही होगा, हमने जो है पढ़ा था। तो आपको एक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कैरी आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा। जो आपके जो है किससे प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोजा जो रिलीज होते हैं। तो इनकी एक्टिव हार्मोन्स जो है कई सारे लोकल जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हमने हार्मोन अभी पढ़े।
तो आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। तो ये एनसीईआरटी में ये जो है दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू फॉर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। जो आपके जो है फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं उनके उनके बारे में देखते हैं। तो उनके बारे में जो है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि जो किस में मेज़र की जाती है, जो आपने पढ़ा होगा इतनी कैलोरी है फूड में, इतनी कैलोरी है, उसकी जो एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, कितनी एनर्जी हमें मिलती है, तो उसे हम कैलोरी में जो है डिनोट करते हैं। कैलोरी को किस में करते हैं हम डिनोट, किलो कैलोरी में या फिर किलो जूल में। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई कि एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी आपकी बनी है बॉडी में उसे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की जो है प्रोटीन की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू, कार्ब की और फैट की। नॉट फॉर इवैल्यूएशन, ये तो कुछ नहीं है, आपको जो है पढ़ना है, जो है ये एज इट इज जो है नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं आगे। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू आपके जो है दो टाइप के जो है पाए जाते हैं। एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कौन कौन सी, एक होती है आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, तीन ये होती है आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और एक होती है आपकी फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी जो है बॉडी के आउटसाइड बनती है। ओ लिख देता हूँ, बॉडी आउटसाइड दी, ओ बी मतलब आउटसाइड दी बॉडी जो है एनर्जी, जो आपकी एनर्जी जो है बनती है। तो यहाँ पे स्पेस की कमी होती है, इसलिए मैं आराम से ये छोटा छोटा लिखता हूँ। आगे आपको ये समझ आता होगा, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है पेज पे करा सकता हूँ, जो है पेज पे लिख कर आपको बता सकता हूँ। तो ये जो है एनर्जी क्या होती है, इसमें जो है एनर्जी है प्रोड्यूस्ड आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर रिलीज होती है। और जो आपको हमने दूसरा देखा फिजियोलॉजिकल में, वो जो है बॉडी के अंदर जो है एनर्जी जो है बनती है इन दोनों में। तो एनर्जी बनने को हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जिसमें बॉडी के आउटसाइड बनती है, जिसमें अंदर बनती है, उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनकी जो अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 4.1 होती है, और 5.6 होती है प्रोटीन के लिए, और आपकी 9.45 आपकी कितनी होती है, फैट के लिए होती है। और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ होती है आपकी 4 जो है KCl की या पर ग्राम की किसके लिए होती है, प्रोटीन कार्ब्स के लिए होती है। प्रोटीन के लिए भी 4 ही आपकी होती है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हो गया G और यहाँ पे हो गया आपका होगा P, मतलब फिजियोलॉजी का यहाँ पे ग्रोस। तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे कितनी होगी, 4.1 हो गई कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन की कितनी हो गई, 5.65 हो गई। तो डाटा एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये लास्ट लाइन की है, ये लास्ट लाइन दी हुई है। और फैट में कितनी हो गई यहाँ पे 9.45, तो मैंने अच्छी तरह से नहीं लिखा, तो आप इसको सुन लीजिएगा 9.45। और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल में कार्बोहाइड्रेट की 4 होती है, प्रोटीन की भी 4 होती है, और यहाँ पे इजी रहेगा इसमें आपको याद करने के लिए। और यहाँ पे जो है फैट की कितनी होती है, 9 होती है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर हुआ होगा। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ द हीट एनर्जी, बिकॉज हीट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज। जो हीट ही जो है हर एक एनर्जी का फॉर्म होता है, अल्टीमेट फॉर्म। हम जो है हम जब भी अपने खाने को तोड़ते जो है उसमें से हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो जो भी हमें एनर्जी जो है रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, जो भी हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, वो सारी किस में एक्सप्रेस की जाती है, हीट एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस की जाती है। क्यों, क्योंकि हीट ही अल्टीमेट एनर्जी है सारे सोर्सेज जो है, सोर्सेज का मतलब सारी एनर्जीज का जो हीट ही जो है अल्टीमेट फॉर्म है। तो हमें जो है फूड को तोड़ने के बाद जो है रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, तो वो उसके वजह से जो है हमें एनर्जी भी निकलती है, जो कि हीट की फॉर्म में। दिस इज ऑफन मेजर टू एज कैलोरी, कैलोरी में हम मेजर करते हैं, या फिर जूल में, या फिर किलो जूल में भी करते हैं हम। विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है कि कितना टेम्परेचर हम बढ़ा सकें, 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस जो हम बढ़ा सके, इतनी हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है। सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा कम जो है एनर्जी होती है, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज कैलोरीफिक वैल्यू किलो कैलोरी या फिर किलो जूल यूज़ करते हैं। और 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 kg ऑफ वाटर को जो है 1 डिग्री सेल्सियस पे जो हम करेंगे, उसमें कितनी हीट निकलेगी, उससे हम कहेंगे 1 कैलोरीफिक वैल्यू। उसमें क्या था, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस। Nutritionists traditionally refer to as KCAL as the calorie of joule, or always capitalist. Amount of heat energy, the amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter, a closed metal chamber filled with O2। ये bomb calorimeter क्या होता है, एक closed जो है metal का chamber होता है, जिसमें जो है O2 जो है भरी होती है। Its gross calorific value, gross energy value, मैंने आपको अभी बताई क्या होती है, जो कि
जो कि आपके बॉडी के जो है बाहर बनती है। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, तो सारी उसकी वैल्यूज़ है। ये मेन आपको किसमें क्या याद रखना है इसमें, कि आपको जो है या ये सारी वैल्यूज़ याद जो है मेन आपको रखनी है। ये ग्रॉस कैलोरीफिक क्या होती है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक क्या होती है। और ये आपको डाटा याद रखना है, 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किस में क्या होता है, ये किस में होता है, ये आपका होता है कैलोरी में, ये होता है आपका किलो कैलोरी में होता है। ये वाला आपका देखिए किलो कैलोरी में। ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, ये वाला और ये आपके जो है लास्ट का ये वाला दिया हुआ है। 3 डेटा मेन आपको जो है याद रखने हैं। इसमें जो है यही है मेन जो आपको याद रखना है। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा। तो आगे अब हम देखते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। अब उन जो हमने प्रोडक्ट को, जो हमने फूड को जो है हमने खाना खाया उसको जो तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं अब हम किस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन होता क्या है। Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Absorption क्या होता है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें एंड प्रोडक्ट्स जो हमने खाना खाने के बाद हमें एंड प्रोडक्ट्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला डाइजेशन का, वो जो कि पास हो सके, विच पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल मिकोजा, जो आपका मिकोजा है इंटेस्टाइन का, उससे जो है ब्लड या फिर लिम्फ में जाना ही जो है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो एंड मेन सिंपल बात है, जैसे आपका एंड प्रोडक्ट हो गया, जैसे प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है उसका जो है इंटेस्टिनल मिकोजा से जो है ब्लड में या फिर लिम्फ में जो है जाना, इसे ये हम क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, उससे जो है फिर हमने एनर्जी ड्राइव कर ली। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अब ये जो है 3 तरह से जो है हो सकता है। जो आपका ब्लड या फिर लिम्फ में जो है खाना एब्जॉर्ब हो गया, जो है फाइनल प्रोडक्ट जो आपका सीधा ब्लड या फिर लिम्फ में जाए, वो 3 प्रकार का हो सकता है आपका। कितने टाइप का, 3 टाइप का हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एज इट इज़ जो है आ सकता है नीट में। जो इसके एग्जाम्पल जो है मेनली आते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ जाए कि ये एग्जाम्पल और सामने लिख देंगे एक्टिव पैसिव, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है तो हमें बताना होगा। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब इसको जो है हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है और क्या क्या होते हैं हम पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में जो है एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल अमाउंट, जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे क्लोराइड आयंस हो गए, Cl माइनस, ये आयंस हो गए। तो ये जो है सिंपल डिफ्यूजन से जो एब्जॉर्ब होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि जनरली हायर कंसंट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन में जो है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का जाना, उसे हम क्या कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अगर हम लो कंसंट्रेशन से हाई भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए एनर्जी चाहिएगी, तो इसमें ये नहीं होता। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो ये होता है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, जिसमें कम मॉलिक्यूल्स मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो ये 2 को यहाँ पर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन से हो गया। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे जो है इनका जो ब्लड में जाना इस पे जो है डिपेंड करता है कि हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर। हायर से लोअर होगा एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोअर से हायर के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी हमें खर्च करना पड़ेगा। हाउएवर सब सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड, इसमें भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड था, इसमें भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड है, तो इसको जो है याद रखिएगा। और आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है दोनों, ये आपके जो है तीनों जो है आपके जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है शो करते हैं। पैसिव भी, एक्टिव भी और फैसिलिटेटेड भी आपके तीनों जो है शो करते हैं, इसको याद रखिएगा। हाउ सब सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से जो है ये आपके ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, तो ये जो आपके किसके थ्रू, कैरियर प्रोटीन्स के, कुछ प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। इसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहेंगे इसे हम, फैसिलिटेटेड, ये वाला कहेंगे, इसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हम जो देखेंगे कोई मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड हो गया आपका, या ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड हो गया, तो आपको किसी जो है प्रोटीन की वजह से जो है ये जाएंगे, कोई प्रोटीन जो है यहाँ पे होगा तो इसकी वजह से हेल्प से जो आगे ब्लड में जो है ये जाएंगे, या फिर ग्लूकोज हो गया आपका, तो इसे हम कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो जाएंगे, इसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। आपका ये क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं अब हम, हमारा जो लास्ट टाइप कौन सा है, हमारा है पैसिव। ये हमारा रह गया पैसिव, हो गया एक्टिव हमने कर फैसिलिटेटेड कर लिया हमने, जो है हमारा एक्टिव रह गया, पैसिव भी कर लिया।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे जो हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है डिपेंड करता है हमारे वो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब लोअर से जो है हायर होता है, मैंने आपको अभी भी बताया, तो लोअर से हायर होता है ये वाला। हैंस रिक्वायर्स एनर्जी, तो लोअर से हायर जाएंगे तो हमें जो एनर्जी की जो है ज़रूरत होगी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, जैसे कि कौन कौन से हो गए, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ हो गए, आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से थ्रू की जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब इन्हें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है जाते हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो अगेंस्ट जाएंगे तो एनर्जी इन्हें देनी पड़ेगी। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, और इलेक्ट्रोलाइट कौन से हो गए, Na+ हो गया। इसमें कौन सा था, इसमें था क्लोराइड आयन। आई होप आपको ये क्लियर होंगे तीनों टर्म्स। तो आगे बढ़ते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, तो ये जो है सॉल्युबल नहीं है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था मिसल्स क्या होते हैं, तो एक बार जो है देख लेते हैं फास्टली हम, ये जो है आपके जो है क्या होते हैं मिसल्स, तो एक बार इनको देख लेते हैं मिसल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्राइग्लिसराइड जो होता है आपको जो है किससे बना होता है, एक ग्लिसरॉल की यूनिट होती है, 3 फैटी एसिड होते हैं। तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड हो गया, जो आपका TG लिख देता हूँ, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये जो आपस में जो पैक्ड होता है, बिल्कुल जो है आपस में जो चिपके हुए होते हैं, तो इन्हें हम जो है हम अलग कर देते हैं। किन, ये जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गए, दो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स के हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, तो जो बाइल सॉल्ट की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग जो है हो जाते हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड है अलग अलग हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और जो बाइल सॉल्ट्स है इसके ऊपर ऐसे जो है लग जाते हैं, इसे ये जो ऐसे मिसल्स बन जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मिसल्स कहेंगे, ऐसे जो है बन जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मिसल फॉर्मेशन इसे हम कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अलग हो जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। तो ये हम ये यही कह रहे हैं एनसीईआरटी में, यही क्या कह रहे हैं कि जो आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स है वो जो है सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है वो, तो इसलिए उन्हें क्या होता है, वो ऐसे ही एब्जॉर्ब जो है नहीं हो सकते आपके जो है बॉडी में, ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे मिसल, जो फिर कहाँ जाते हैं, इंटेस्टिनल मिकोसा में जो है चले जाते हैं, मिकोज इंटेस्टाइन का जो मिकोसा उसमें चले जाते हैं। They are reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons which are transported into the lymph vessels lacteals in the villi। अब क्या होगा, जो आपके जो मिसल जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जो इसके ऊपर जो मिसल्स है, ये मिसल्स मैंने आपको भी बताया, ये जो मिसल्स है ये क्या होगा, इनके मिसल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटीन की जो है कोटिंग हो जाएगी यहाँ पे इसके ऊपर, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, जिसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। जब ये प्रोटीन की जो है दोबारा से बनेंगे, ये छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन की, इनके ऊपर जो स्मॉल प्रोटीन कॉटेड फैट ग्लोब्यूल्स की, जिनके ऊपर जो है कवरिंग हो जाएगी छोटे छोटे प्रोटीन्स की, जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया, इसके ऊपर जो प्रोटीन की जो है कोटिंग हो जाएगी, इसके ऊपर लग जाएंगे प्रोटीन, छोटे छोटे प्रोटीन, उसे हम क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन्स, जो कि कहाँ पे चले जाएंगे, फिर लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे, लिम्फ वेसल में कहाँ के, लैक्टिल्स में चले जाएंगे, विलाई के। तो हमने लैक्टिल जो है प्रीवियस वीडियो में जो है स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है ये चले जाएंगे, कहाँ पे, लैक्टिल्स में जो है चले जाएंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। लैक्टिल्स क्या पढ़ा था कि विलाई के पास जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, बड़ी बड़ी लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैक्टिल्स कहेंगे। तो लैक्टिल्स जो विलाई के लैक्टिल्स है वहाँ पे जो है चले जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमने पढ़ा पहले कौन सा पढ़ा, मिसल पढ़ा, फिर उसके बाद काइलोमाइक्रोन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो काइलोमाइक्रोन क्या है, जब ट्राइग्लिसराइड के ऊपर जो है कोटिंग हो जाती है स्मॉल प्रोटीन्स की, तो उससे जो है वहाँ पे चले जाते हैं, फिर लैक्टिल्स में विलाए गए। और जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड मिसल्स क्या हो गए, उनके ऊपर जो है बाइल सॉल्ट्स का जो है लगना, उसे हम क्या कहेंगे, मिसल फॉर्मेशन, जो हम मिसल कहेंगे। आप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इन द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये लिम्फ वेसल्स जो अपने जो है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को जो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे, जो इन्हें एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आज हम इस वीडियो में जो है यहीं तक जो कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम कवर करेंगे, जिसमें हम जो इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे टेबल दी हुई है, थोड़ा बहुत ये रहता है, फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स और PEM ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ भी आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो इससे जो है नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो देखिएगा तो अच्छी तरह समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो हमने आज इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।